नहीं, आप जो प्रेफर करे वो डालो ना। मेरा तो मैंने एक्चुअली पीपीटी के हिसाब से किया ही नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डाल देता हूँ कि लोगों को समझ में आएगी। हाँ ठीक है। युग ये वाला पुरुष एक मैं भेज रही हूँ, आप धनवंतरी देखो स्वरूप कैसा है। परम पूज्य गुरु जी की जय। अच्छा, युग पुरुष धनवंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। जय गुरु जी की जय। जय। नमस्कार सभी। नहीं, अभी नमस्कार सर। मोदी जी बोले हैं ना नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स। आज डिप्लोमा विशेष चौपाल महारिविजन सत्र में अब समय हो चला है हमारे आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ने का। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय रेखा पीयूष शाह जी, जो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से समाज सेवा में निरंतर निरंतर क्या है, समर्पित है। आज के इस विशेष सत्र में रेखा जी हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, जब गुस्सा किसी को दिलाते हैं ना, उच्च रक्तचाप बढ़ता है। तो उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण एवं न्यूरोथेरेपी उपचार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपना गहन अनुभव और मार्गदर्शन हमारे साथ क्या करने जा रही हैं, साझा करने जा रही हैं। आइए पूरे आदर और उत्साह के साथ डिजिटल तालियों के माध्यम से अभी का जो मंच है इनको सौंपते हैं, जो डिजिटल मंच है, और इनके शब्दों में हम लीन हो जाते हैं। जी रेखा जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। थैंक यू पंडित जी, हम हम जैसे नए लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद। सो आज हम सीखने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं हाइपरटेंशन, जिसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर का रीजन क्या है? तो हम लोग बोलते हैं प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होता है, तो आर्टरीज में। तो जब आर्टरीज में प्रेशर क्रिएट होगा और वो ज्यादा बढ़ेगा तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। और ये ब्लड प्रेशर जब कंसिस्टेंटली हाई रहेगा तभी आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। और जैसे ही प्रेशर आर्टरीज पे हाई रहेगा तो हार्ट को वो ज्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड। और जो ब्लड वेसल्स रहती है उसके अंदर की जो डायमीटर रहता है वो जब कम हो जाता है तो ब्लड को फ्लो होने के लिए दिक्कत होती है और वो प्रेशर डेवलप करता है ब्लड वेसल्स पे। तो नॉर्मली हमको पता है कि 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। जो ऊपर वाला रहता है 120 उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे वाला 80 120/80 80 इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब ये 120/80 जब उससे ज्यादा जाएगा, जैसे 130 होगा, 140 होगा, 150 होगा, तो तब उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के मापदंड में रखेंगे। तो ये सारी चीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो कारण क्या होगा? तो एज फैक्टर है, आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री रहेगी, ओबेसिटी रहेगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वेपिंग है, ज्यादा सॉल्ट इनटेक करेगा, लो पोटेशियम लेवल रहेगा, तो बहुत सारा तनाव, टेंशन और स्ट्रेस में रहेगा। फिर आपको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज रहेगा या डायबिटीज रहेगा या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, स्लीप एपनिया रहेगा। प्रेगनेंसी के टाइम में भी हाइपरटेंशन आने की संभावना है। अब ये ब्लड प्रेशर जो हमारे आर्टरीज पे प्रेशर होता है, उसकी वजह से प्रेशर आता है, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो क्यों हो सकता है अपने बॉडी में। तो जब एक तो हमारी हार्ट बीट रहती है और एक ब्लड प्रेशर रहता है। तो ब्लड प्रेशर हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक मशीन रहता है जिसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं, जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अभी आपकी जब हार्ट बीट्स रहती है, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीजें अलग रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कि आपकी पल्स रेट भी बढ़ेगी।
तो अपनी पल्स रेट माने क्या कि पर मिनट अपना हार्ट जो पंप करता है ब्लड, उसको हम लोग पल्स रेट माने हार्ट बीट कहते हैं, जो 72 पर मिनट रहती है। और वो जैसे ब्लड प्रेशर आपको ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया रहने के बाद में भी सेम रह सकता है, तो उस पल्स रेट का ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। अभी प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऐसे दो टाइप्स के बीपी रहते हैं, जिसमें आपका जब सिस्टोलिक 120 से ज्यादा माने 130 के प्लस जाएगा, और वो नीचे वाला आपका 80 के अबव जाएगा, तो ये अपना प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है। जब 150 160 के अबव आपका हाइपरटेंशन जाएगा किसी वजह के वजह से, मैंने आपको किडनी इश्यू हो गए या कुछ कोई बीमारी के कारण हुआ और आपको हाइपरटेंशन आया, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आएगा। अभी जब भी आपका और समटाइम आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी हाई रहता है, और एलोपैथी की भाषा में उनको कोई कुछ जवाब ना मिले तो वो उसको इडियोपैथिक में डाल देते हैं, उनको पता ही नहीं कि उसका रीजन क्या है। तो ये सारी चीजों में हम लोग ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे, लेकिन आगे इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। जनरली हम लोग न्यूरोथेरेपी की भाषा में कहते हैं कि हाइपरटेंशन कम्स अंडर जब आपका अल्कली बढ़ा रहता है। तो अल्कली में हमारा सॉल्ट और वाटर, ये दोनों चीज जब ब्लड में बढ़ती है तब हम उसे अल्कली बड़ी ऐसे कहते हैं। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम लोग अल्कली को बैलेंस कर सके। तो आपको कंपलसरी वॉक करना है, व्यायाम करना है। आपका बीपी बढ़ गया है तो गर्म पानी में पैर नमक डाल के पैर डुबा सकते हैं, जिससे आपका बीपी कम हो सकता है। स्ट्रेचिंग करना है, व्यायाम करने से पहले और सोने के पहले भी आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करके सोओगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। आपको क्या नहीं करना है, जनरली सॉल्ट, एक्सेसिव सॉल्ट की वजह से आपका बीपी बढ़ता है। तो बीपी बढ़ने के लिए हमको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमारा सॉल्ट का बैलेंस बना रहे अपनी बॉडी में, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। आपका पोटेशियम कम होगा तो सोडियम बढ़ेगा, आपका सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम कम होगा। तो हमें जितने भी डिब्बे वाली चीजें जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, चिप्स है, पापड़ है, पकोड़ा है, और स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल्स जो बहुत ज्यादा अचार खाती है, अचार में सबसे ज्यादा सॉल्ट रहता है, और लोगों को वो चीज का पता भी नहीं चलता कि उससे उनका बीपी बढ़ रहा है। दूध दूध की आइटम जो खाते हैं, बट जिनको दूध पचता नहीं है और दूध पीने के बाद में खट्टा स्वाद आता है, वो शो करता है कि आपका कैल्शियम का डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है और कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तुरंत खाने के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तभी हमारा सब ब्लड सप्लाई अपने डाइजेशन के लिए माने रक्त सब पेट की तरफ चला जाता है, और उस टाइम हम व्यायाम करेंगे तो वो ब्लड सप्लाई भोजन के पचाने के बदले वो मांसपेशियों में चला जाएगा और भोजन अपना अनपचा रह जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने से नोरोफिलिन बढ़ता है, और कैल्शियम की गोली हम लोग खाएंगे लेकिन बॉडी में वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो भी उसका फायदा नहीं होता है। और जितना हो सके उतना टेंशन ना ले, क्योंकि उससे अपना एड्रेनालिन ज्यादा रश करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपनी काम नहीं करती और सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करती है, जो अपने डाइजेशन को और वीक बनाती है। नेक्स्ट। गुरुजी ने कहा था कि आपको सोने के टाइम पे किस तरह सोना है जिससे हमारा बीपी हम लोग संतुलन में रख सकते हैं। तो जब हम सोते हैं तब हमको फर्स्ट लेफ्ट साइड की करवट सो के
4 डीप ब्रीथ करने हैं, फिर 4 डीप ब्रीथ होने के बाद में स्ट्रेट सोना है, वहां पे हमें 8 डीप ब्रीथ करने हैं, और फिर वापस हमें राइट साइड टर्न होके 16 डीप ब्रीथ करनी है। उसके बाद में आप कौन सी भी साइड लेफ्ट या राइट सो सकते हो, जो हमें बीपी कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। लेमन वाटर पीने से हमें बीपी मेंटेन करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आप होटल में जाते हो, कितना भी आपका हाथ चिपचिपा रहेगा और आपको फिंगर बॉल में हाथ धोने को दोगे तो छोटा सा टुकड़ा गर्म पानी के साथ आप जैसे ही हाथ उसमें क्लीन करोगे तो आपका हाथ एकदम क्लीन हो जाएगा। तो जितनी भी ऑयली चीजें खाने के बाद में भी वो लेमन का टुकड़ा आपका ऑयल क्लीन कर देता है। वैसे ही जब आप लेमन वाटर लेते हो तो कभी कभी अपना कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी अपना बीपी हाई रहता है, और लेमन एसिडिक रहता है तो वो अल्कलाइन को भी बैलेंस करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं, ये एक चीज है कि आप ट्राई कर सकते हो कि लेमन वाटर भी आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। बट यही इसके साथ में आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ज्यादा पानी अगेन बीपी को बढ़ा सकता है। आपको संतुलित पानी, और जब भी पानी पियो तभी सिप बाय सिप पियो, पानी को गल्प मत करो। और उसके साथ वो पानी आपको कार्डियोमेगाली या कुछ रहेगा, माने हार्ट में सूजन रहेगी, तो पानी आपको 1 लीटर तक ही पीना है, उससे ज्यादा पानी नहीं पीना है। आपका डाइट प्लान कैसा रहना चाहिए, माने जिसमें भी एक्सेस सोडियम वाला जो भी प्रोडक्ट है, जो पैकेट वाले जितने भी चीज रहते हैं जिसमें नमक ज्यादा रहता है, सोडियम जैसे ज्यादा रहता है, भोजन आचार, वो सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके मूली, जो अपने कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छी, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स है। संतरा है, उसमें भी जैसे आचार्य जी ने हमें बताया कि कैल्शियम उसमें भी बहुत सारा है। और वो जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। उसके साथ में जो भी सीजनल फ्रूट है वो आपको खाने हैं। दूध भी आपको पचता है तो ही पीना है, वरना नहीं लेना है। और जितना भी ऑयली फूड है, मसाले वाले फूड है, उस सबको हमको अवॉइड करना है, जिससे कि हम लोग अल्कली को बैलेंस कर सके। ट्रीटमेंट फॉर्मूला में एक्चुअली हम लोग मेन ट्रीटमेंट फॉर्मूला अपने को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और तनाव के हिसाब से उसको हम लोगों ने 3 चीजों में डिवाइड किया है। उस पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो जैसे हमको पाचन में प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली हम लोगों को डाइजेशन वाले जितने भी फॉर्मूला है उसको हम लोगों को अप्लाई करना है। अभी जैसे हाई बीपी हम लोग कहते हैं कि वो अल्कली वाली ट्रीटमेंट है, तो उसका जरूरी, उसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सीधा अल्कली बने कम करें। कभी कभी एसिड कम होता है तो भी अल्कली ज्यादा दिखती है। तो फर्स्ट हमेशा हम लोगों को यूडीएफ फॉर्मूला से शुरू करना चाहिए। इफ अनपचा खाना मोशन में दिखता है तो, इफ नहीं दिखता है तो फिर हम लोग अल्कली ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। सो डाइजेशन, फिर तनाव, फिर हम लोगों का बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, और जहां पे हमें पता नहीं कि हमें कौन सा रीजन है और बीपी बढ़ा है, ये 5 फैक्टर हम लोग उस पे हम लोग अपना ट्रीटमेंट फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। अभी समझो आपको, मैंने इसके पहले भी बताया कि आपको डाइजेशन का इश्यू रहेगा तो यूडीएफ पहले पहला पर्याय हमारे पास यूडीएफ रहेगा। इफ यूडीएफ माने आपका अनपचा खाना नहीं आता है तो फिर आप अल्कली ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हो। और दूसरा ट्रीटमेंट है नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ गैसाई और S4S5, और एक्चुअली फुल्ली ये वाला नहीं, रॉन्ग है, इसको जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। हाँ, तो सिस्टोलिक फॉर्मूला, अरे सिस्टोलिक बीपी आपका हाई रहेगा तो हमें 30 मेडुला और कोल्ड ट्रीटमेंट या तो नीगोल ट्रीटमेंट देनी है। और
इफ आपका डायस्टोलिक बीपी हाई रहेगा, अभी डायस्टोलिक बीपी क्यों हाई रहता है? जब भी किडनी में आपको कहीं पे भी क्लॉट रहेगा ब्लड वेसल्स में, तो फिर किडनी रेनिन नामक एक हार्मोन सिक्रेट करती है, जिससे किडनी की आर्टरीज में प्रेशर बढ़ता है और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो यही रेनिन को कम करने के लिए हम लोग पी हेपरिन देते हैं, जिससे हम डायस्टोलिक बीपी को कम कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति आए कि डायस्टोलिक बीपी 130 से भी ज्यादा बढ़ जाए और इमरजेंसी वाली सिचुएशन रहेगी, तो 4 पैरा 7 लीवर और 7 लीवर 0, ये वाला फॉर्मूला हम लोग देंगे। आगे कीजिए। अभी इडियोपैथिक में हमको पता ही नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो हम लोग 15 लेफ्ट मेडुला, 30 मेडुला, उल्टा किडनी क्लियर और पी हैपरिन और लेफ्ट स्वेट इंटू 3 करके हम लोग उसको कंट्रोल करने को ट्राई करेंगे। अब स्ट्रेस और टेंशन की वजह से या तो एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो हम लोग फर्स्ट डे 10 पेन इंटू 3 और सेकेंड डे हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमेशा म्यूकस जीरो और लीवर जीरो, ये दोनों को हमको देख के ही अपना फॉर्मूला डिसाइड करना है। म्यूकस जीरो प्लस रहेगा लेकिन लीवर जीरो कम रहेगा, तो ही हमें 30 मेडुलो का उपयोग करना है। अभी जैसे इसके पहले मैं और कुछ बोलना चाहूंगी, एक मिनट का। हाई बीपी को हम लोग कैसे रिकग्नाइज करेंगे? कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जैसे हेडेक इज वन पार्ट ऑफ हाई बीपी। किसी किसी को हेडेक रहता है और फुल हेड रहता है, और जैसे ही टेंशन बढ़ता है उनका हेडेक भी बढ़ता जाता है। किसी किसी को सर्वाइकल में पेन रहता है, नेक पेन रहता है, वो भी एक साइन है कि आपको हाई बीपी की चांसेस है। ये सारे चांसेस है, मैंने ऐसा जरूरी नहीं कि ये होगा तो ही हाई बीपी रहेगा। कभी कभी किसी को काफ मसल्स में पेन रहता है, क्रैम्प्स आते हैं स्पेशली नाइट में, तो भी हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं। बर्निंग रहता है सोल में इन द मॉर्निंग ऑल्सो, तो फिर हाई बीपी के चांसेस रहते हैं। किसी किसी के दांत बहुत जल्दी टूटते हैं और मिल्क पीने के बाद में खट्टा टेस्ट आता है, तो फिर बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। किसी को जॉइंट पेन के साथ में नी क्रैकिंग वाला प्रॉब्लम रहेगा, तो भी हाई बीपी के चांसेस रहेंगे। स्टमक पेन अबाउ द नेवल रहेगा, तो पुअर ब्लड फ्लो रहेगा डिओडेनम में और जेजिनम में। डिजीनेस रहेगा, ब्रीदिंग ट्रबल रहेगा, तो भी हाई बीपी होने के चांसेस रहेंगे। नोज ब्लीडिंग रहता है, एपिस्टेसिस, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम से उनको हाई बीपी है, लेकिन जब उनके नाक में से ब्लड आता है और जब चेकिंग करते हैं तभी उनको पता चलता है कि मे बी इसके वजह से मतलब यही एक साइन है कि जिसके वजह से उनको पता चलता है कि हाई बीपी है। किसी किसी को पैरालिसिस हो जाता है हाई बीपी की वजह से, माउथ डिविएशन होता है और सीधा बीपी राइज हो जाता है। पाल्पिटेशन रहता है किसी किसी को, थायराइड पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में। अभी यहाँ पे हम लोग जनरल ट्रीटमेंट हमने देखा कि या तो यूडीएफ ट्रीटमेंट या तो एलटीएफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखी। सिस्टोलिक बीपी में हम लोगों ने देखी, डायस्टोलिक बीपी में हम लोगों ने देखी, स्ट्रेस में हम लोगों को क्या करना है। और अभी एक स्पेशल केसेस रहते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में हाई बीपी कितनी 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 लेडीज को हो जाता है, तो तभी गुरुजी ने बोला था कि कोई और ट्रीटमेंट ना देके सिर्फ उनको कोल्ड ट्रीटमेंट ही देना है। अभी बीपी के साथ नोज ब्लीडिंग रहेगा तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे? पहले तो पेशेंट को हम लोगों को सीधा बैठाना है, और हम लोग इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, तो वो नोज पे हम लोग आइस रख सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट में 1 गौर, 4 रिवर, 8 थाइमस चेस्ट और 4 थायराइड। जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तब तक हमको 4 थायराइड देना है, और जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो 1 गॉल, 4 लीवर, 4 थाइमस चेस्ट देना है। इसके बाद में हमें जैसे पैरालिसिस वाला इमरजेंसी केस आएगा, तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंजरी ट्रीटमेंट से, 60 टो फिंगर गॉल लीवर इंटू 3, अंजाइना ट्रीटमेंट देंगे, उल्टा किडनी क्लियर देंगे।
और पी हेपरिन दे के हम लोग वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी इफ डाइजेशन इज अ रूट कॉज, जैसे हम लोगों ने बोला, तो हम लोग 10 मेडुला 6 गैस 3 गॉल देके पहले तो हम लोग वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे, 6 गैस देके डिओडेनम, और बाद में गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करके हम लोग डाइजेशन पे भी काम कर सकते हैं। अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को और वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो जनरली उन्होंने जो भी हमें सिम्टम्स बताए कि मुझे हेडेक रहता है, बीपी बढ़ जाता है तभी, या तो मेरे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, तो ये जो छोटे छोटे हमें वो सिम्टम्स बताते हैं, तो पेशेंट को हम जब भी जितनी बार भी आता है तो हमको वो क्वेश्चन पूछने हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हुई क्या, तो उस पर से पेशेंट को भी पता चलता है कि हाँ मुझे अभी हेडेक कम हो गया है, मेरे लेग्स में क्रैम्प्स कम हो गया है। दैट मीन्स अपनी ट्रीटमेंट भी काम कर रही है और पेशेंट को भी अपने में फेथ आता है कि जो भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दी है वो अच्छी तरह काम कर रही है। अभी मेन इंपॉर्टेंट वार्निंग इसके बारे में क्या है? जैसे जनरली 160/95 तक बीपी रहेगा तो हम लोग फिर भी उसको अपने ट्रीटमेंट देके ट्राई करेंगे कि बैलेंस करें। बट जब भी बीपी 230/130 या वो एक लाइन क्रॉस कर देता है, तो इसको हम लोग मेडिकल इमरजेंसी बोलेंगे और तभी पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं ट्रीटमेंट देके वो पेशेंट को अच्छा कर दूंगा, क्योंकि इसमें हमारा रोल एक हद तक हम लोग स्टेप बैक कर देंगे तो बेटर है, क्योंकि हम लोग किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और तभी डॉक्टर को दिखाना बहुत इमरजेंसी में, उसको उसको लेके जाना बहुत जरूरी है। और कभी भी कोई भी पेशेंट को ऐसा मत कहो कि आप अभी आपकी दवाइयां बंद कर दो, मैं मेरी ट्रीटमेंट दे रही हूँ। नेवर स्टॉप डॉक्टर्स मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग। उनको मॉनिटर करने दो, उनका बीपी कैसा रह रहा है, उनके बाकी के सिम्टम्स कितने कम हो रहे हैं। लेट देम गो एंड मीट डॉक्टर एंड देन ओनली उनको डिसाइड करने दो कि उनको बीपी की दवाई बंद करनी है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ उनको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। विदाउट लाइफस्टाइल चेंजेस आप कभी भी, आपने अभी तो उसका बीपी कम कर दिया, लेकिन वही फिर वो तला भुना खा रहा है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वो वापस वहीं पे जाके खड़ा रह जाए। तो उसके लिए आपको उसको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, उसके साथ डॉक्टर को कंसल्टेशन करना, ये कहना बहुत ही जरूरी है। सो ये थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स थी कि जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको उनको क्या सलाह देनी है, क्या सलाह नहीं देनी है। बीपी का मेन रीजन आपको जब तक पता नहीं चलेगा तो आप हवा में ही ट्रीटमेंट करते रहोगे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। माने रिजल्ट माने आप थोड़े ट्रीटमेंट के बाद कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते तो फायदा नहीं होता है, होगा, बट आप टारगेट ट्रीटमेंट दोगे तो आपको उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम लोगों ने बोला कि आपको डाइजेशन पे काम करना है, उस पेशेंट का डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कितने लोगों को गैस डाइजेशन के वजह से भी बीपी राइज होता है। किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा तो उसका बीपी हाई रहेगा, किसी किसी को स्ट्रेस टेंशन रहेगा, तो जब तक वो थोड़ा मेडिटेशन नहीं करेगा या तो वो अपने गुस्से पे या तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके नर्वस सिस्टम माने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम करता है। जब तक आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम नहीं करेगी, बीपी को रेगुलर करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके उपरांत आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग आप करते हो 20 मिनट तक, तो भी आप काफी हद तक बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके साथ आप पेशेंट को ये भी सलाह दे सकते हो कि आप दिन में लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करो, जिससे आपका बीपी कम हो सकता है। फिर आप जितना भी वॉक करोगे या तो चलोगे, क्योंकि आपके काफ कंटिन्यूसली जब हमारा हार्ट पंप करता है, स्पेशली हाई बीपी में उसको ज्यादा प्रेशर होता है और ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से कभी कभी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है।
तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। और मेजरली आप जितना आपका पैर चलाओगे तो काफ मसल्स उतना ही काम करेगा। जैसे आज किसी ने पोस्ट भी डाला है कि नहीं, काफ मसल्स के जितने चलने से आप आपके हार्ट को थोड़ा आराम दे सकते हो और उसके वजह से आप सर्कुलेशन बेटर कर सकते हो। तो चलना उतना ही जरूरी है, लेकिन खाने के तुरंत बाद चलना जरूरी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में रात में आप 20 मिनट हल्का सा वॉक कर सकते हो। आप लाइट फूड खाओ, जैसे हम लोग कॉफी और टी जैसी चीजें हैं जो ज्यादा स्टिमुलेट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, वो कम कर दीजिए। पानी सिप सिप पीजिए। जितना भी तला भुना पापड़, पिकल्स, पकोड़ा, सॉल्टेड स्नैक्स है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। खाने में थोड़ा वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐड कर दोगे तो और आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो जब तक आपकी लाइफस्टाइल में आप चेंजेस नहीं करते हो तब तक आपको पेशेंट पे ट्रीटमेंट देने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसको कंसिस्टेंटली रखने के लिए उनको ये सलाह देना बहुत जरूरी है। थैंक यू। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने जैसे ही स्टूडेंट समझ के माफ कर देना। मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके उतना हाई बीपी को बहुत सिंपल रख के आपको समझाने की कोशिश करूं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही सरलता से इसको डिकोड किया है और बहुत ही आनंद आया और बहुत सारी चीजों को आपने कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज का जो चौपाल सत्र है ना, आप में से अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज ज्ञान और अनुभव के धनी जो सदैव हम सभी का मार्गदर्शन करते आए हैं, मतलब कैमरे के पीछे, स्क्रीन के पीछे, आदरणीय हनुमंत पांडे जी आज पहली बार इस चौपाल के चेयरपर्सन का पदभार संभाल रहे हैं। हम सभी सारथियों के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का क्षण आज रहेगा। तो वो अपनी व्याख्यान को अपनी बातों को लास्ट में रखेंगे। अभी के लिए हम जाते हैं सौरभ जी के सत्र के ऊपर। अगर किसी का यहाँ पे डाउट है ना तो वो पूछ सकते हैं, तो हम इसको आगे क्या कर सकते हैं। अगर किसी का डाउट है तो अभी का भी आप पूछ सकते हैं, हैंड राइज करिए, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। किसी का कोई इसमें डाउट है, किसी को कोई प्रश्न है जो इन्होंने बताया रेखा जी ने? हाँ रितु जी, बिल्कुल जी, बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था कि कई बार ऐसे होता है कि बीपी हाई होता है लेकिन पेशेंट के सिम्टम लो वाले होते हैं। उसको नींद आ रही है, थकावट हो रही है वैसे, क्योंकि लो में मोस्टली ऐसे ही होता है ना कि उसको नींद ज्यादा आती है, लेकिन हाई में वो पूरा अलर्ट होता है, काम करता है भाग भाग के या गुस्सा कर रहा है, लेकिन सिम्टम उसके लो वाले होते हैं। बीपी होता है 160 130 ऐसे। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? मैं इसका उत्तर देता था। अगर यूरिया यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा ना तो हाँ जी। पेशेंट झपकी ही मारता रहेगा, और थायराइड ग्लैंड अगर स्लो डाउन रहेगा, हाइपोथायराइड रहेगा, तो भी झपकी मारेगा। सबसे पहले ये आप कौन से जगह से आप व्याख्यान किए, मतलब ये जोड़ रहे हैं, ये हमको खुद को नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को डायग्नोस मत किया करिए और ऐसे कभी भी ट्रीटमेंट भी मत दीजिएगा कि ब्लड प्रेशर हाई है। ये पूरी चीजों को जब सिस्टमेटिक हम समझते हैं, अपने आप क्लियर हो जाता है कि क्यों हो रहा है। नहीं सर, मेरे साथ खुद से ऐसे होता है, तो बीपी हाई आपको होता है और सिम्टम लो वाले होते हैं। हाँ, तो ठीक है, इसको प्रॉपर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे देंगे, लेकिन आप अपना भी समय व्यर्थ कर दिए, हमारा भी दे दिए। ये तो एकदम एकदम नासमझी वाला प्रश्न हो गया। ओके। ठीक है जी। और वीरेंद्र कुमार जी? पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक पेशेंट देखा तो उनका जो है बीपी तो दोनों ही सिस्टोलिक डायस्टोलिक थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उनकी जो है पल्स रेट जो है वो 60 से बिलो, 50 55। ये इसका क्या कारण है पंडित जी, और इसको क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? आपने पेशेंट देखा है ना, वो उम्र दरार है और उनको है ना अभी पैरालिसिस के सिम्टम दिख रहे हैं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर बन रहा है।
जब भी ना हमारे दोनों ऊपर और नीचे के दोनों हाई रहे ना, तो ज्यादातर चांसेस है ना ब्लड आर्टरी में कहीं पे भी ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि क्या बना है, क्लॉट है। तो जब तक उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे आप, उसको कभी मेंटेन नहीं करेंगे, वो चीज होगा, पल्पिटेशन भी अपने आप सही हो जाएगा। तो एक इसका संबंध है हमारे हार्ट से, और इसका संबंध है कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, भले ही ब्रेन में है, कहीं पे भी है, लेकिन है। भले ही उनके पैर में दर्द हो, तो पैर में भी जो दर्द होगा ना, वो क्या हो सकता है, स्क्लोरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ही पैर में दर्द होगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। भले ही हाथ में मूंगी क्यों ना आता हो, तो उसका भी एक कारण हो सकता है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें न्यूरोथेरेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते ही हैं, तो ही ऐसा सिम्टम आ रहा है। पंडित जी, उनके हाथ पैरों में या शरीर में कोई किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है, ना कोई दर्द है ना कुछ है? एज एज होगी उनकी करीब लगभग 59 के करीब। तो वही चीज हमने पहले ही बोल दिया, ये चीजें एक उम्र के बाद ही हो सकती है, ये चीजें इसके पहले तो हो नहीं सकती। तो ठीक है, पूरे सिम्टम को अगर डायग्नोस करेंगे, प्रॉपर चीजों को समझेंगे ना, तो इसका ट्रीटमेंट होगा। आगे चलेंगे, सत्र के लास्ट में हम इस पे चर्चा भी करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर इस सत्र से संबंधित कोई विषय छूट रहा है, अगर आप उस पर प्रकाश डालना चाहते हैं, जैसे ये चौपाल है, तो आप अगर इस पे कोई भी व्यक्ति इस पे जो चीजें विषय छूट गया या तो अधूरा रह गया, उसको भी कोई परिपूर्ण करना चाहता है, तो स्वागत है। और दो जगह पे मैंने, जैसे हाई बीपी के वजह से आईज की ब्लड वेसल्स में भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपकी आई साइट भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो एक इम्पैक्ट आपका आई के ब्लड वेसल्स पे भी होता है, तो आपकी आई साइट खराब होने के चांसेस बहुत सारे हैं। एक काम करते हैं, हनुमान पांडे जी के पास चलते हैं, और अभी जो इन्होंने व्याख्यान किया वो आपको कैसा लगा, और उनका स्वतः अगर ज्योतिष या तो किसी विद्या पे, ये हाइपरटेंशन के ऊपर वो कुछ व्याख्यान कर सके 2-5 मिनट, तो हमारा मार्गदर्शन कर सके, तो हमें भी अति प्रसन्नता होगी और सबको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी, प्रणाम, सबसे पहले प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी जा रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। रेखा जी ने अपने स्वभावगत प्रतिभा का परिचय दिया है, और उनसे जितनी आशा की जा सकती है उससे कहीं ज्यादा वो हर बार उभर कर आती हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। तो उन्होंने जितनी भी चर्चा की, बहुत ही उपयोगी जानकारी रही हम लोगों के लिए। एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट उन्होंने जो उपचार भी बताए वो भी हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और अभी जो एक लोगों ने प्रश्न किया और आपने सटीक उसका उत्तर भी दिया, तो वो भी बहुत अच्छा है। इसको केस में अपने पिताजी के उसमें मैं देखता हूँ, वो पिताजी को की एज भी हो गई है 73-74। तो कई बार उनको इस तरह से चीजें जो आपने सिम्टम बताए हैं, क्लोटिंग की समस्या रही, फिर बाद में जाकर के उसको डॉक्टर को दिखाया और सब दूर हुआ। तो चूंकि न्यूरोथेरेपिस्ट का इतना ज्ञान नहीं था तब कि मैं एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट उनका इलाज कर सकता, लेकिन जो लक्षण आपने बताया वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और दूसरी बात, मैंने एक चीज देखा कि मैं ऑनलाइन एक एस्ट्रोलॉजर की तरह काम भी करता हूँ। तो ये हाइपर टेंशन का बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि चंद्रमा कहा जाता है मन का कारक होता है, और चंद्रमा के लिए ये भी जो है कि रात का सूचक चंद्रमा, दिन का सूचक सूर्य। जिनका बर्थ रात में हुआ हो उनको हाइपर टेंशन की समस्या एज एस्ट्रोलॉजर में, जो अभी तक मेरा अनुभव है, 70-80% तक रात में पैदा होने वालों का रहता है। दूसरा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में बैठे हुए, अगर कुंडली की जानकारी आप लोगों को हो, तो कुंडली में 12 खाने होते हैं, और उसमें जो है अगर चंद्रमा 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये त्रिक भाव कहे जाते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के कारक होते हैं। अगर इसमें चंद्रमा है तो निश्चित तौर पर उस समस्याओं के विषय में ही मन अटका रहता है, और जब मन अटका रहेगा तो निश्चित तौर पर आदमी, हर व्यक्ति को समस्या होती है।
दूसरी बात कि चंद्रमा यदि शनि के साथ बैठा हुआ है तो विष योग कहा जाता है। हमारे मन मस्तिष्क को इस तरह से प्रभावित करता है कि हम हर व्यक्ति में निगेटिविटी देखते हैं, और व्यक्ति हल्का सा मजाक भी कर देता है तो हम उसको दिल पर लेकर के उसका भी मतलब ताना बाना, उसका पूरा विश्लेषण करने लग जाते हैं कि इन्होंने कैसा कहा, क्यों कहा, जबकि वो बंदा कह के चला गया, हल्का मजाक भी किया, उसको दिल पे लेके और हम उसको चारों तरफ से घुमा घुमा कर उस पर विचार करने लगते हैं। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। जब ओवर थिंकिंग जब भी आप करेंगे तो आपको हाइपर टेंशन होगा ही होगा। इसका सबसे अच्छा इलाज जो हम लोग बताते हैं एज एस्ट्रोलॉजर कि वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं। सावन का महीना आ रहा है, रुद्राभिषेक कराया जाता है, एनर्जी विजिट हम लोग घर पे करते हैं, तो भी देखते हैं कि वस्तुएं कहाँ रखी गई हैं, किस तरह से पूरा सेटिंग रखा हुआ है, सोफा कहाँ रखा है, बेड कहाँ है, किचन किस तरफ है, क्या सारी चीजें हैं। लेकिन इन नॉर्मल आप जिसको भी हाइपर टेंशन है उनके लिए रामबाण इलाज ये है, जो एज एस्ट्रोलॉजर की तरह इस डेली शाम को जाकर के 5 मिनट केवल चंद्रमा को देखें। अगर हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और दूसरी बात है कि मेडिटेशन हाइपरटेंशन, लो बीपी, हाई बीपी और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज आपका मेडिटेशन है। तीसरी बात कि आप वर्तमान में जिए। अतीत को हम बदल नहीं सकते और भविष्य को हम देख नहीं सकते। जो कुछ भी हम कर सकते हैं वर्तमान में ही कर सकते हैं। वर्तमान ही भविष्य तय करेगा और वर्तमान ही अतीत की सभी भूलों को, सभी गलतियों को, सभी चीजों को खुशनुमा बना सकता है। तो हम वर्तमान में इस तरह जितना खुशी से जी पाए, अपने काम को कर पाए, अपनी संपूर्णता में जी पाए, वो हाइपर टेंशन जैसे जो भी मानसिक बीमारियां होती हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है वर्तमान में जीना। वर्तमान में मैं नहीं कहता हूँ वर्तमान में टेंशन नहीं रहता है, लेकिन आपके 90% जो टेंशन है वो आपके अतीत के होते हैं और आपके भविष्य के होते हैं। वर्तमान में कोई टेंशन नहीं होता यदि हम अपना फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब अपना 100% अपने सुबह से लेकर शाम तक काम में दे रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं उसको कर रहे हैं, तो हमें टेंशन मान के चलिए कि 90% नहीं होता है। हाँ, 10% मान सकते हैं अचानक हुई घटनाएं कारण बन सकती हैं, तो वो चीजें होती हैं। अभी रेखा जी ने बहुत अच्छा हम लोगों को एज ए थेरेपिस्ट गाइड किया है और हर एंगल से जो हो सकता था वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और इसके लिए तो मैं हर तरफ जब भी उनका सेशन होता है तो मैं पंडित जी से अलग से बात भी करके मैं उनकी प्रतिभा और उनकी विचार अभिव्यक्ति की जो उनकी एक संरचना है, शब्दों का जो समावेश होता है, तो सबका मैं मुरीद हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और अभी तक जो भी हाइपरटेंशन की जो भी बातें हुई बहुत उपयोगी हैं और हम लोग को हर बात को हर ढंग से जो है उसको नोट्स भी बना करके रखना चाहिए और उसको उपयोग में लाना भी चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपने अगले चौपाल के अगले पड़ाव पे जाते हैं। ठीक है, अगले पड़ाव पे जाने के लिए कुछ शब्द रूपी मायाजाल, हाँ, उसको भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले चौपाल के प्रथम सत्रों में ज्ञान की अद्भुत रश्मि बिखराई थी। आज दूसरा क्लास में संघ अपने फिर वही दिव्य चेतना लाई है, लाए थे, लाई है, क्या होगा हम बोलिए। ठीक है, 14 से 23 अगस्त आश्रम वर्कशॉप में भी मार्ग दिखाने आप आएंगे। दूर देश में आकर अपनी संस्कृति का अलग जगाएंगे। सिर दर्द के कारण, लक्षण और उपचार की बातें बताने को, सही समीक्षा और सही ज्ञान से हर पीड़ित की पीड़ा भगाने को सादर मंच पर समर्पित है आदरणीय सौरभ चौरसिया जी। आप आइए और अपने दिव्य मार्गदर्शन से हम सभी साथियों को धन्य कीजिए। विशेष तालियों, डिजिटल तालियों के साथ आपका स्वागत है। जी, हर हर महादेव सभी को। तो आज का मैं जो टॉपिक लिया हूँ वो है सरदर्द और माइग्रेन।
आमतौर पर ये सबसे कॉमन डिजीज है जो सभी लोगों की एक चिंताजनक कार में आ जाती है ये, क्योंकि सिर दर्द हर चीज को हर एक व्यक्ति को होती है। या तो अगर वो सो रहे नहीं है तो भी होती है, या तो ज्यादा सो रहे हैं तो भी होती है। कुछ भी हो जाए सिर दर्द होगा, चाय पीना है सिर दर्द, हर कुछ में सिर दर्द है। तो आज मैंने ये जो टॉपिक लिया है ये मोस्ट कॉमन डिजीज है सिर दर्द का। तो आज मैं इसी का कारण और जो भी इसमें आते हैं न्यूरोथेरेपी में हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जो जनरल नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो हम लोग फॉलो करेंगे। और साथ ही मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो मैं कहीं से लिया हूँ, और वो हमारे डिकोड के ही जनक है। तो मैं उनका भी थोड़ा सा मैं लूंगा कि अगर ये कारण से सिर दर्द आ रहे हैं तो आप क्या क्या उसका निवारण कर सकते हैं, क्या क्या न्यूरोथेरेपी प्रोटोकॉल आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज का मैं सत्र करता हूँ पहले सिर दर्द का। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ पहले। पंडित जी शेयर हो रही है पीपीटी? स्क्रीन में कुछ और दिख रहा है। एक मिनट, मैं फिर से करता हूँ, तो इशू आ रही है। पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ। Okay. प्रेशर कम है ना, इससे तक। ओके, जी अब आ रही है? एक बार थम्स अप करेंगे जी, बहुत है। तो आज मैं जो नॉर्मल प्रोटोकॉल लेके चल रहा हूँ जो जनरल है, और उसमें कुछ कुछ कारण में भी मैं लेके चलूंगा। तो पहले सबसे पहले आते हैं न्यूरोथेरेपी में सिर दर्द और माइग्रेन का संपूर्ण न्यूरोथेरेपी डायग्नोसिस। पहले हम लोग का क्या डायग्नोसिस रहेगा, क्या हम लोग बायोकेमिकल विश्लेषण में सटीक उपचार और प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले सिर दर्द के 3 प्रमुख मूल कारण है। पहला है डिहाइड्रेशन, दूसरा है पाचन, और तीसरा है न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, तो पहले हमें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों होता है? पानी की कमी से रक्त में एसिड बढ़ता है जिसके चलते डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, और इसका मुख्य लक्षण क्या है? त्वचा का बहुत सूखा होना। अगर त्वचा अगर ड्राई हो रहा है तो स्क्रीन शो नहीं हो। पंडित जी एक बार बताइएगा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं, स्क्रीन शो हो रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू। तो पहला हमारा जो मुख्य लक्षण है कि त्वचा का बहुत सूखा होना। अगर ड्राई होता है, ड्राई दिखता है शरीर, शरीर, हाँ, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन का सिम्टम उसमें दिखाई देता है। सेकंड हमारा ऑप्शन है पाचन। ठीक है, पाचन और उत्सर्जन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि लीवर का काम करना कम हो जाता है, तथा बदहजमी, कब्ज और यूरिन की कमी होती है। अगर यूरिन की कमी हो रही है तो ये क्या सिम्टम आ रहे हैं? इसमें भी डिहाइड्रेशन की सिम्टम आते हैं जो पेट से रिलेटेड, जो पाचन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, इसमें नोट में क्या है? कब्ज और यूरिन की कमी, दोनों पानी की कमी, मैंने आपको पहले ही से बोला था कि ये डिहाइड्रेशन में ही आते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो न्यूरोलॉजिकल है, इसमें क्या है? इसमें है कि नींद ठीक से या फिर पूरा ना होना। अगर नींद ठीक से नहीं हो रहा या फिर नींद पूरा नहीं हो रहा तो इसके चलते क्या होता है कि माइग्रेन के दौरे पड़ते हैं। और मुख्य कारण इसका होता है सेरोटोनिन, जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है, उसका मात्रा कम हो जाता है जिसके चलते हमारा जो स्लीपिंग होता है। अगर सेरोटोनिन ज्यादा हो जाता है ना तो उससे भी हमारा ये माइग्रेन होता है कि अगर हम लोग ओवर स्लीप कर लिए ना तो उससे भी हमारा माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। ये भी सिम्टम है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगर पेशेंट आ रहा है, अगर आप
किसी को देख रहे हो अपने क्लिनिक में या फिर कहीं भी जाके होम विजिट जाके देख रहे हो, तो आपको किन किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए पेशेंट से बात करना है और उनसे ही डायग्नोस निकालना है। क्या क्या समय, क्या स्थान, क्या ट्रिगर पॉइंट और क्या राहत। तो मैं सबसे पहले किससे डायग्नोसिस निकालता हूँ? सबसे पहले पेशेंट से पूछना है कि समय, समय मतलब क्या दर्द सारा दिन रहता है, क्या सुबह सूरज के साथ बढ़ता है और शाम को उतर जाता है, ये हमें पूछना है पेशेंट से। ठीक है, साथ ही हमें पूछना है स्थान। स्थान मतलब दर्द पूरे सिर में है या कनपट्टी में है या फिर माथे की ऊपरी भाग में है या फिर कनपट्टी और बाजू दोनों के बीच एरिया में, ये एरिया में आते हैं, जो साइड में आते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसमें क्या ट्रिगर पॉइंट हम लोग को करना है? इसमें ट्रिगर पॉइंट करना है कि उसमें पूछना है कि अगर क्या धूप में जाने से ये बढ़ जाता है, या फिर किसी विशेष स्मेल से ये आ जाता है, या फिर एसिडिटी है आपको इसके चलते आ रही है, या फिर आपको यूरिन कम होने पर हो रहे हैं, या फिर डिप्रेशन या कोई तकलीफ बढ़ती है इसके चलते आपको माइग्रेन या सिर दर्द होती है। ठीक है, और इसमें ये भी पूछना है कि आपके जो सिर दर्द है वो कैसे खत्म होती है, जब उस समय ट्रिगर होती है तो उसमें कैसे खत्म होती है। ठीक है, तो उसमें राहत में क्या पूछना है कि क्या उल्टी होने के बाद सिर दर्द कम हो जाता है, या फिर सोने से या फिर कोई दवाई लेने से ये आराम मिलता है। ठीक है, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर पानी पीने से वो डिहाइड्रेशन से होता है या पानी पीने से भी अगर होता है तो वो हो सकता है। इसमें दो कारण और है। इसमें हम लोग न्यूरोथेरेपी में लेके एल्कलोसिस और एसिडोसिस, दो कारण हम लोग लेके चलते हैं सिर दर्द में। ठीक है, पहला है एल्कली यानी एल्कलोसिस और दूसरा एसिड एसिडोसिस। ओके, ऐसे इसमें 3 लक्षण, कारण और उपचार है। ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन मैं जो बेसिक प्रोटोकॉल वो लेकर चल रहा हूँ जो आपको समझ में आएंगे इजीली। ठीक है, इसमें एल्कली में क्या पूछना है, पहले लक्षण देखना है। क्या लक्षण है कि जीभ में कड़वाहट मतलब बीटर टेस्ट कड़वा है क्या। ठीक है, उसका कारण, अगर कड़वा है तो उसका कारण हम लोग को ढूंढना है। उसका कारण हमें पता चल जाएगा कि शरीर में एल्कली बढ़ी है। अगर एल्कली बढ़ती है तो जीभ में कड़वाहट बढ़ जाती है। ठीक है, साथ में हमें उसका उपचार क्या है वो दिमाग में ही सेट करना है। ये हमारा प्रोसेस बनते जा रहा है कि किस किस तरह से हम लोग उसको प्रोसेस बढ़ाएंगे। अगर ये एल्कली बढ़ रही है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग कर सकते हैं यूडीएफ और कोल्ड ट्रीटमेंट में हम लोग उपचार करके उसको ठीक कर सकते हैं, अगर वो एल्कलोसिस से आई हुई सिर दर्द है। अगर यही चीज अगर एसिडोसिस से हो जाती है, अगर एसिड बढ़ने से हो जाती है, तो हमें क्या लक्षण दिखता है? हमें लक्षण ये दिखता है कि जीभ का स्वाद खट्टा हो गया। ठीक है, साथ ही खट्टी चीज खाने से और पानी कम पीने से भी ये चीज बढ़ता है। अगर वो, मैंने बोला ही कि ये डिहाइड्रेशन का ही बीमारी है। ठीक है, तो अगर पानी शरीर में कम बढ़ रहा है और ब्लड का जो एसिड इंक्रीज हो रहा है तो इसके चलते भी ये चीज आती है, सिर दर्द आती है। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि शरीर में एसिड का बढ़ना, मतलब शरीर में एसिड बढ़ा है जिसके चलते ये आपको माइग्रेन आ रही है। तो उसके लिए क्या उपचार देंगे? न्यूरोथेरेपी उपचार क्या है? एटीएफ फार्मूला या फिर ए हेपरिन, एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला या फिर ए हेपरिन हम लोग दे सकते हैं, जो कि एसिड हेपरिन है। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे? अब डायग्नोस पॉइंट से हम लोग कैसे पता करेंगे कि सिर दर्द आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पेन पॉइंट, डायग्नोसिस का पेन पॉइंट, ये इसको फॉलो नहीं करना, ये गलत बताया है। ठीक है, हर जगह ये सब चीज नहीं रहता है, ये गलत बताया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले डायग्नोस पॉइंट चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है? लीवर का दर्द, ठीक है, म्यूकस का दर्द, B12 का दर्द और गैसाई का दर्द। अगर ये सब में दर्द है, साथ ही हाथों का परीक्षण करना है, समझे? हाथ में लेफ्ट फिंगर, फोर्थ फिंगर, एसिड और एल्कली दोनों को चेक करना। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या प्रोटोकॉल बनेगा? इसके साथ अगर एसिड, अगर सिर दर्द के साथ दोनों हाथों की फोर्थ फिंगर में अगर दर्द है तो क्या ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, क्या हम लोग ट्रीटमेंट इसमें सेट करेंगे? उसमें पहला ट्रीटमेंट जाएगा 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 प्लस 3 रमन। ओके, इसमें सेकंड जो जाएगा न्यू स्टार मॉडिफाई
फॉर्मूला जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप में जाएगा एम हेपरिन प्लस गर्दन की घिसाई। ओके, सब उसके बाद जो हम लोग इसमें पहला प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, अगर तनाव और नींद की कमी से सिर दर्द आ रहा है तो, अगर तनाव और नींद की कमी से सिर दर्द आ रहा है तो इसमें स्थिति क्या होगा, स्थिति होगा कि अगर घर में कोई तनाव है या फिर डिप्रेशन है या फिर नींद पूरा नहीं हो रहा, इस मामले में अक्सर गुरुजी ने देखा है कि म्यूकस में दर्द पाया गया है। अगर म्यूकस में दर्द पाया गया है तो समझ लेना कि ये भी सिर दर्द का कारण है, और ये कारण क्या आता है, कहाँ से आता है, घर के तनाव से, डिप्रेशन से या फिर नींद ना पूरा होने से ये आता है। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला प्रोटोकॉल गुरुजी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर म्यूकस का दर्द निकालने के कुछ उपचार है। अगर म्यूकस धीरे में दर्द है और उसके चलते आ रहा है हमारा माइग्रेन, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, म्यूकस जीरो का दर्द हटाना होगा। अगर म्यूकस जीरो का दर्द हट गया तो हमारा खुद ब खुद माइग्रेन का जो दर्द है वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला देना है, 8 मेडुला, 6 गेसाई, 6 एडियर प्लस 20 बैक ऑफ नी की घिसाई एंड ब्रॉडबैंड घिसाई 17-18 की घिसाई। ठीक है, इसमें सेकेंड प्रोटोकॉल में क्या हुआ, इसमें क्लासिकल माइग्रेन उपचार, इसमें 2 चरण में मीन्स 2 स्टेप में हम लोग इसे रखे हैं। ठीक है, पहला में हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जब म्यूकस में दर्द हो तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूरोथेरेपी में, गुरुजी के अकॉर्डिंग पहले हम एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग जाएंगे एसिड हैपरिन, ए हैपरिन और इंटू 6, ए हैपरिन में 6 करेंगे, 6 एडीआर ए हैपरिन के साथ 6 एडीआर प्लस नेक घिसाई। पहले हम लोग क्या जाएंगे, एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला। सेकेंड स्टेप में क्या जाएंगे, ए हैपरिन 6 एडीआर प्लस नेक घिसाई। ठीक है, इसमें गुरुजी ने देखा कि अगर स्पेशल केस है मीन्स अगर B12 में भी दर्द हो तो गुरुजी ने पाया कि अगर 3 गर्ल 7 लीवर और 8 पार को दे तो भी हमारा जो हेड पेन है या माइग्रेन है उसमें बहुत बड़ी राहत मिली। साथ में इसमें महत्वपूर्ण जो गुरुजी ने निर्देश दिए हैं कि जिस दिन म्यूकस का दर्द कम होने लगे, अगर म्यूकस का दर्द कम होने लगे उस दिन ATF देना बंद कर देना है। अगर म्यूकस का दर्द चला जाए तो एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद करे क्या, तो वो सेकेंड स्टेप में चल जाता है जो मेंटेनेंस फेज का कहलाता है। उसमें क्या देते हैं, उसमें हैपरिन में पहुंच जाते हैं, हमारा एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला से हटा के हैपरिन के पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसमें ए हैपरिन की जगह एम हैपरिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए हैपरिन है, एसिड हैपरिन है, उसे हटाकर हम एम हैपरिन में कर देते हैं। कब करते हैं, जब म्यूकस का दर्द कम होने लगे तो हम उसे ये प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोटोकॉल में आते हैं। थर्ड प्रोटोकॉल में क्या है, गैस और लीवर। अगर कारण बन रहे हैं गैस और लीवर, सरदर्द के कारण बन रहे हैं, ठीक है, तो सरदर्द के गैस और कारण लीवर के कारण बन रहे दोनों सरदर्द के, तो पहले इसमें क्या होता है कि सर के जो ऊपरी माथे ये एरिया में अगर इसमें दर्द है, लक्षण क्या पता है कि अपचन, ठीक है, माथे के ऊपरी भाग में दर्द और साथ ही गैस बिंदु में दर्द, गैस पॉइंट है, डायग्नोस पॉइंट है, उसमें भी दर्द मिलता है। ठीक है, तो गुरुजी के अकॉर्डिंग इसमें जो उपचार जो ट्रीटमेंट है वो है, पहला स्टेप में CNS गैस ऑल 3 साइड, सेकेंड स्टेप में आते हैं UDF, थर्ड स्टेप में आते हैं हम HCl फॉर्मूला ट्रीटमेंट, फोर्थ में आते हैं एम हेपरिन, साथ में गर्दन के लिए उचित जो आपको लगता है फिजिकल एक्सरसाइज वो सब करा सकते हैं, या फिर आप फिजिकल पॉइंट भी करा सकते हैं। इससे जो गर्दन के ऊपरी माथे का जो दर्द है उसमें राहत मिलती है। ठीक है, अगर यही चीज अगर लीवर से आ रही है, ठीक है, लीवर में दर्द है, ठीक है, तो लीवर से ये पता चल रहा है, तो उसमें क्या लक्षण होगा, सिर दर्द के साथ साथ लीवर में भी दर्द,
सिर दर्द के साथ साथ लीवर में भी दर्द। साथ ही पहले गैस चेक करना है कि गैस चेक करना है, अगर गैस चेक करना है तो वो प्रोटोकॉल पहला वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और उसमें अगर लीवर में भी आ रहा है तो उसमें ये भी प्रोटोकॉल ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ओके, साथ ही इसमें उपचार जो दिए हमारे गुरुजी ने जो लीवर से रिलेटेड है, सो इसमें क्या दिया है पहले स्टेप में, सिननेस, गैस ऑल 3 साइड, देन एमहेप्रिन इनटू 2 ट्रीटमेंट प्लस नेक फिजिकल पॉइंट, जो भी गर्दन की घिसाई है, क्लॉकवाइज है, आरी चलाना है, हल्का सिर हिलाना है, सतनाम है, आप सब क्लीवियन दे सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें नोट करने की क्या बात है, यदि शरीर या उंगलियों में दर्द हो तो 3 नेकलेस बहुत ही लाभ देता है। गुरुजी ने पाया कि अगर शरीर और उंगलियों में दर्द है तो अगर हम 3 नेकलेस पॉइंट देते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हमको लाभ देते हैं यदि। और गुरुजी ने ये भी पाया कि यदि लीवर का दर्द ना निकले तो माइल्ड अल्कली फॉर्मूला इनटू 3 ट्रीटमेंट देने से भी हमारे जो सिर दर्द में वो राहत आती है, अगर लीवर का दर्द ना निकले तो। ठीक है, अब हमारा 4 प्रोटोकॉल जाते हैं, चौथा। ठीक है, इसमें क्या है, विशेष लक्षण और जटिलताएं। इसमें क्या है, पहला जो सर्वाइकल से आता है, चक्कर आना। दूसरा, आंखों में पानी भरना, जो आंख से पानी भर जाते हैं। तीसरा है पाचन का जो असंतुलन होना, और चौथा है जो पुरानी चोटी। ठीक है, तो पहला में क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जो हम लोग एक्सरे में देख सकते हैं या फिर हम लोग पेशेंट से पूछ सकते हैं कि अगर उनके पास जानकारी है तो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही में मैं उसका उपचार, अगर सर्वाइकल से आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम के चलते ही आ रहे हैं, या तो कैल्शियम बढ़ जा रहे हैं या तो घट जा रहे हैं, जिसके चलते ही आ रहे हैं, तो वो हमें बैलेंस कौन कर सकता है, 125 DCC फॉर्मूला। ठीक है, अगर आंखों से आ रही है, साथ सिर दर्द के साथ आंखों में भी पानी आ रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, 30 लैक्रिमल पॉइंट, जो हमारे यहाँ जो पॉइंट होते हैं लैक्रिमल पॉइंट, उससे भी हम सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही फिर पाचन असंतुलन, अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर ये चीज आई है तो हम यूडीएफ ट्रीटमेंट फॉर्मूला देके कर सकते हैं। और चौथा है, अगर पुरानी चोट, अगर चोट बहुत पहले लगी है और उसके चलते ही माइग्रेन हो रहे हैं, उसके चलते ही हेडेक हो रहे हैं, तो हम इंजरी ट्रीटमेंट या फिर अभी जो अनूप सर का जो बनाया हुआ न्यू इंजरी, वो भी देख सके, वो भी देके हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्लस्टर सिर दर्द। ठीक है, क्लस्टर सिर दर्द, इसमें क्या होता है, इसका लक्षण और सफल उपचार। पहला इसका लक्षण देते हैं, क्या होता है क्लस्टर सिर दर्द। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर 2 घंटे में बाईं आंख और माथे के बाईं बाजू पर सख्त दर्द होता है। बाईं आंख और ये वाले एरिया है, ये मेरे लेफ्ट साइड एरिया है, इस एरिया में पेन आते हैं। साथ ही आंख का लाल होना, और हर 15 मिनट में आपको दिखेगा कि ये पानी आ रही है। ठीक है, तो इसमें और भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि म्यूकस का जो प्लस पॉइंट है उसमें भी पाया गया है कि इसमें पेन है। ठीक है, ये हमारे लक्षण बताते हैं किसके, क्लस्टर सिर दर्द के। ठीक है, इसमें हमारे जो गुरुजी का जो प्रोटोकॉल है, अगर इसमें सफल उपचार में हम जाएंगे तो ये 3 महीने का टाइम लेता है। ठीक है, और साथ में जो ये बेसिक प्रोटोकॉल है, साथ में अगर 3 महीना नहीं हो रहा तो ये मिनिमम 25 ट्रीटमेंट लेता है। ठीक है, और साथ में ये क्या करता है, इसमें हमें क्या फॉलो करना है, इसमें हमें फॉलो करना है ATF एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला, बाफा, लबलिन पॉइंट, सुल्टा उल्टा, शोल्डर ब्लेड, और अपर एंड लोअर का शोल्डर ब्लेड हम लोग जो देते हैं, अप शोल्डर एंड लोअर शोल्डर, ये पॉइंट आता है इसमें। ठीक है, इसमें गुरु जी का जो विशेष फॉर्मूला था, जो केमिकल पॉइंट जो गुरु जी ने बनाया 2 स्टेप में, पहला था 15 मेडुला इंटू 5 ट्रीटमेंट, एंड दूसरा था पी हैप्रिन प्लस फेशियल पॉइंट एंड सतनाम ट्रीटमेंट। जो हमारे सतनाम ट्रीटमेंट है, जो हेडेक क्लियर जो बेस्ट आते हैं, वो भी ये गुरुजी ने डाला था, जो ये एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, क्लिनिकल स्टडी क्या हुई, सर गुरुजी के जो बांद्रा क्लिनिक में थे, उसमें समय का महत्व, जो हमारा जो प्रोटोकॉल चल रहा था, उससे जो परिणाम नहीं आ पा रहे थे या परिणाम में आने में ज्यादा टाइम लग रहा था, जिससे
SGPT का बैलेंस कभी ऊपर चला जा रहा था, कभी ये हमेशा तो लगभग ऊपर ही चला जा रहा था। तो उसमें क्या क्या गलतियां हो रही थी, जो हमारा जो गलत तरीका था, गुरुजी ने बताया कि जो गलत तरीका था उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी कि वो 3 गॉल 7 लीवर सिर्फ 6 सेकंड का गैप देकर ये कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें परिणाम क्या आ रहा था, इसमें परिणाम आ रहा था कि SGPT लेवल और बढ़ जा रहा था। ठीक है, बट जब गुरुजी ने ये 5 साल पुराना केस, जब इसमें कुछ चेंजेस किया क्या, जो 7 लीवर था वो 7 लीवर को 1 सिंगल पॉइंट लीवर में जब कन्वर्ट किया इनटू 6 दिया और हर 2 घंटे के गैप में दिया, तो परिणाम क्या आया, परिणाम ये आया कि 8 दिन में SGPT नॉर्मल हुआ और साथ ही 5 साल पुराना सिर दर्द पूरी तरफ से गायब हो गया। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या हमारा जो निष्कर्ष आया, इसमें निष्कर्ष आया, इसके ऊपर मैं वापस से बताता हूँ विस्तार में। दरअसल ऐसा हुआ था, एक केस है ना, मुंबई की सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है, उस समय वो थी वहां पे, तो मैं नाम नहीं बता सकता। तो गुरुजी ने ना ट्रीटमेंट बताया था, सेल्फ ट्रीटमेंट बताया था कि सेल्फ ट्रीटमेंट देना क्या है। तभी है ना न्यूरोथेरेपी में 1 पॉइंट में न्यूरोथेरेपी बनी ही नहीं थी, मतलब सिंगल पॉइंट ये सब बना नहीं था। तभी हम क्या देखेंगे, हमें क्या मालूम था कि आपको मालूम है जो जितने भी छोटे ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब जो सिंगल पॉइंट का जो चमत्कार है ना वो बहुत ज्यादा, जैसा अभी देखिए स्ट्रोक वाले ट्रीटमेंट है और भी अप डाउन वाले ट्रीटमेंट है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, 3 गोल 7, गुरुजी ने बताया था कि 3 गोल 7 लीवर देना सिखा दो, क्योंकि उस समय का बड़ा ट्रीटमेंट जो था 3 गोल 7, मतलब यूजुअली हम किसी भी पेशेंट को 3 गोल 7 लीवर देते थे। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो 3 गोल है ना, हाँ, और 7 लीवर है, उस समय 7 लीवर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होता था, वो बहुत ज्यादा होता था। उसकी संख्या तो अभी उसको खत्म कर दिया गया, अभी तो उसको फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, वहां पे ना वो थेरेपी जो सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है उन्होंने घर पे देने के लिए 3 गोल 7 लीवर सिखा दिए, क्योंकि 1 पॉइंट लीवर पहले था नहीं। तो कुछ ना कुछ घर पे जब इतना सीवियर दर्द होता था तो गुरुजी ने बोला मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए हम 3 गोल 7 लीवर सिखा देते हैं। तो महिला ने क्या किया मालूम है, उसको लगा कि इसको और तेजी से ठीक कर सके, इसके लिए ना वो सेकंड का ना फॉलो ही नहीं करती थी कि 6 सेकंड देना कितना, वो अपने हिसाब से ना कितने भी समय का देती थी। उसको लगता था जितना ज्यादा समय तक दबाऊंगी उतना ज्यादा समय तक क्या क्या रहेगा, आराम रहेगा। वैसा उनकी माँ को लगा था कि जितना ज्यादा समय तक हम दबाएंगे उतना ज्यादा ही आराम लगेगा। उसके बाद है ना, जब देखा गया कि SGPT और ज्यादा बढ़ गया, तब जब पूछा गया कि आप कैसे ट्रीटमेंट दे रहे थे, जब उन्होंने दिखाया तो देने का तरीका है ना गलत था, मतलब न्यूरोथेरेपी जो जैसा मापदंड है उसके हिसाब से नहीं था। तब गुरुजी डर गए कि भैया इसको अगर कुछ सिखा दिए तो और भी खराब कर देगी। मतलब तब उन्होंने क्या बोला ना, उस समय उन्होंने बोला एक काम करते हैं, लीवर को ही ना 1 पॉइंट लीवर को ना 1-1 मिनट के गैप पे उन्होंने 6 बार देने को सिखाया कि ऐसे ऐसे करके आप दीजिए। तभी है ना 8 दिन में ही परिणाम ऐसे आया कि जो पुराना 5 साल का सर दर्द था, केवल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देने से कैस्टल हेडेक जो था उसमें भी आराम हो गया, साथ में SGPT जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो भी डाउन हो गया। तो आज हमने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा इसमें, ये भले ही रिवीजन का सत्र है लेकिन हमने सीखा ना बहुत कुछ, कि मतलब SGPT भी कम हुआ और साथ में इतना पुराना दर्द में भी काफी आराम हुआ। जी आगे बढ़िए। तब पता चला कि जो बड़े ट्रीटमेंट है उससे कहीं गुना बेहतर छोटे ट्रीटमेंट काम करते हैं। इसके लिए बहुत सारे सेंटरों पे 1-1 घंटा 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट दिया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा ट्रीटमेंट अगर सटीक ट्रीटमेंट आप डायग्नोस करके देते हैं वो उससे ज्यादा पावरफुल बनता है और उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाके दिखाता है। जी पंडित जी, क्योंकि सिंगल पॉइंट ज्यादा पावरफुल साबित हुए थे उस समय, क्योंकि वो जो तरीका था वो गलत तरीका था, वो जो होल्डिंग का तरीका था वो गलत था। ठीक है, साथ ही इसमें हमारा जो क्या सिखाना है हमारे जो पेशेंट को, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को क्या सिखाना है, क्या रोकथाम कराना है, जो 4 स्तंभ है। ठीक है, पहला क्या कराना है, उन्हें सुबह जल्दी उठाना है। ठीक है, सेकंड क्या कराना है, जो खाना है ना,
खाना वक्त पर खाना है और तली चीजें बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है। जो बाहर की जो फूड है वो घर का ही फूड और सात्विक फूड में ही उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। तीसरा क्या है, दिन में कम से कम 1-2 लीटर, दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें अनूप सर ने बताया है कि सब हर पीपल में डिफरेंट फॉलो होता है। ये कैसे होता है, अगर आपका वेट के अकॉर्डिंग आप पानी पी रहे हैं तो आपको 6 से 8% पानी पीना है पर डे। ये आपका ये जो नॉर्मल पानी पीने का डिहाइड्रेशन को हटाने का ये नॉर्मल तरीका है कि अगर मान लो आपका वेट है 100 kg तो आपको 6 से 8 लीटर पानी पर डे पीना है। अगर यही आपका वेट है 50 kg तो उसका 6 से 8% जितना भी हो गया आप उससे पानी पीना है। ठीक है। उससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा। साथ ही गुरुजी ने बताया कि अगर हम मेडिटेशन में आप घुसते हैं या ओम चैंटिंग में घुसते हैं, आप एक सर्च मार लेना गूगल में। ठीक है। एक पर्सन का एक MRI का रिपोर्ट हुआ था। ठीक है। ओम चैंटिंग से पहले और ओम चैंटिंग के बाद। ठीक है। तो ओम चैंटिंग बस वो चैंटिंग नहीं है, वो जो वाइब्रेशन है ना वो हमारे पूरा मस्तिष्क को हिला के रख देता है। और ओम से पावरफुल वर्ड कोई है ही नहीं, सारा सृष्टि ओम पे ही डिपेंड है। ठीक है। तो अगर ओम चैंटिंग आप उसको सही तरह से और सही मन से करेंगे तो वो भी आपको पूरा बॉडी को रीजनरेट कर सकता है और पूरा बॉडी को रिफ्रेश कर सकता है तुरंत। अगर आप ये सर्च करना चाहते हैं तो आपको ये गूगल में भी मिलेगा कि एक पर्सन का MRI रिपोर्ट है चैंटिंग से पहले, ओम चैंटिंग से पहले और ओम चैंटिंग के बाद, जो आपको उसमें दिख सकता है। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ योगा का जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें योगा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं PPT ऑफ करता हूँ और मैं कुछ बताता हूँ। स्टॉप शेयरिंग। ओके। तो इसमें हम कुछ योगासना भी कर सकते हैं जो सिर दर्द में राहत मिले। साथ ही हम लोग कुछ क्रियाएं होते हैं, कुछ प्राणायाम और कुछ और भी क्रियाएं होते हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। पेशेंट को बता सकते हैं कि अगर आपको माइग्रेन हो रहा है या सिर दर्द से रिलेटेड कोई बीमारी आ रही है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। पहला हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बालासना। अगर हम लोग चाइल्ड पोज अगर हम लोग करते हैं तो वो भी हमारे सर दर्द में आरामदायक मिलता है। सेकंड हम लोग क्या होते हैं, सेतु बंदासना ब्रिज पोज होते हैं उसके। उसमें क्या होता है, पीठ के बल लेटकर और जो हम लोग ब्रिज टाइप से बनते हैं और अपने दोनों हाथों से एंकल जॉइंट को पकड़ के और चेस्ट को अप करते, हिप को अप करते हैं, वो होता है ब्रिज पोज। ठीक है। तीसरा हमारा, ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन तीसरा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। जब भी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जाता है तो हमारा जो हिप है वो ऊपर जाता है, लेग जो नीचे रहता है और हैंड, इस तरह से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग बनता है। ये हिप हो गया, ये फीट हो गया और ये हैंड हो गया। ठीक है। तो जब ये आता है ना, जो सर्कुलेशन कहाँ जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ। और नीचे क्या है, यहाँ पर हेड है और यहाँ पे हैंड्स है। तो अगर सर्कुलेशन से लेके अगर ये दिक्कत आ रही है हेड लेग का तो वो भी हमारा वो इसमें मैनेज होता है। ठीक है। साथ ही में आपको क्या प्राणायाम करना, आपको प्राणायाम करना अनुलोम विलोम और भ्रामरी। ठीक है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं शीतली क्रिया जो कूलिंग एक्सरसाइज में आती है, जो लेफ्ट साइड ब्रीदिंग है ना। अगर आप लेफ्ट साइड ब्रीदिंग बढ़ाते हैं तो भी आपको सिर दर्द में आराम मिलती है। लेफ्ट घिसाए या लेफ्ट साइड ब्रीदिंग करते हैं तो उससे भी आपको इसमें मिलती है राहत। ओके। अब इसमें मैं कुछ अपने डिकोड सर का कुछ पिटारा खोलना चाहता हूँ। ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, उसका तो PPT मैंने नहीं प्रिपेयर किया जो मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन आप सिम्टम के साथ अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं बताना, मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो मुझे बताना, मैं फिर स्लो आ जाऊंगा। ठीक है। तो पहला केस, अगर हेडेक एंड नर्व इरिटेशन है, कोई भी बॉडी में हेडेक आ रहा है, किससे आ रहा है, नर्व के इरिटेशन से। कोई भी बॉडी पार्ट का नर्व इरिटेट हुआ है या कंप्रेस हुआ है जिसके चलते हेडेक आ रहा है, तो उसमें क्या फॉर्मूला देंगे। उसमें पहला फॉर्मूला लगेगा 15 मेडुला 8 मेडुला 20 गेसाई। पहला आएगा 15 मेडुला 8 मेडुला और 12 गेसाई। ठीक है। सेकेंड केस, हेडेक भी है और साथ में वोमिट भी हो रही है, उल्टी भी हो रही है, उल्टी जैसा लग रही है, तो उसमें क्या देना है। उसका जो प्रोटोकॉल रहेगा,
उसमें रहेगा 15 मेडुला इंटू 3, 8 मेडुला इंटू 3, क्वाडा इक्ना 12 गेसाई। इसमें क्या हुआ, 15 मेडुला इंटू 3, 8 मेडुला इंटू 3, क्वाडा इक्ना और 12 गेसाई। ये मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और साथ में अपने जो गुरुजी है, हमारे जो गुरुजी है डिकोड के, उनका ही शेयर मैं कर रहा हूँ। उन्हीं का मैं लिया था ये और उन्हीं से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड केस आ रहे हैं। सौरभ जी कोड़ा इकोना के बाद कौन सी गिसाई बताई आपने? क्वाडा इक्ना के बाद 12 गेसाई, 12 गेसाई। 12 गेसाई, यस। ओके थैंक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 15 मेडुला इंटू 3, 8 मेडुला इंटू 3, क्वाडा इक्ना एंड 12 गेसाई। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगर हेडेक के साथ वीकनेस भी है, बहुत सारे लोगों को वीकनेस भी आती है, हेडेक के साथ वीकनेस भी आती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो विटामिन का जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, 15 मेडुला सेम जाएगा, 8 मेडुला, साथ ही मल्टी विटामिन माइल्ड, इसमें मल्टी विटामिन माइल्ड जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 गेसाई। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेडेक विथ एसिडिटी। अगर हेडेक है, क्यों आ रहा है, एसिडिटी के कारण आ रहा है, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। लेकिन उसके हमारे डिकोड सर के रिलेटेड क्या फॉर्मूला, जो प्रोटोकॉल वो अपनाते हैं, वो आता है 15 मेडुला, 8 मेडुला इंटू 3, क्वाडा इक्ना और 12 गेसाई। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 15 मेडुला, 8 मेडुला इंटू 3, क्वाडा इक्ना एंड 12 गेसाई। ओके, अब मैं आता हूं लेडीज में। ठीक है, मेंसेस से रिलेटेड अगर इशू आ रही है हेडेक में, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमारा प्रोटोकॉल रहेगा 15 मेडुला, 8 मेडुला इंटू 3, 1 राइट ओवरी, 1 लेफ्ट ओवरी। उसके बाद क्या रहेगा, 12 गेसाई। अगर मेंसेस आ रहा है तो उसमें हम ऐड करना है 1 राइट ओवरी और 1 लेफ्ट ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट केस आते हैं हेडेक में ही, अगर सर्वाइकल भी है, सर्वाइकल चलते हेडेक आ रही है, तो उसमें क्या देना है, उसमें देना है 15 मेडुला, 8 मेडुला इंटू 3, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 जो मैंने बताया, 3 रमन, एंड साथ में ही देना है 12 गेसाई। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूं, जब भी सर्वाइकल से रिलेटेड आ रही है जो हेडेक, उसमें पहला जाएगा 15 मेडुला, सेकेंड पॉइंट जाएगा 8 मेडुला इंटू 3, थर्ड जाएगा 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 एंड 3 रमन। ओके, और फोर्थ जाएगा 12 गेसाई, जो हमारा प्रोटोकॉल जो जा रहा है बेस। ठीक है, इसमें नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट केस में अगर आई से रिलेटेड आ रहा है, या फिर हेड मूवमेंट या विथ कॉन्स्टिपेशन, अगर हमारा हेड मूवमेंट में और आई से रिलेटेड आ रहा है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है, ठीक है, तो इसमें क्या देना है, जो हेडेक आ रहा है उसमें क्या देना है, तो हमारे जो गुरुजी है डिकोड वाले, उनके अकॉर्डिंग 15 मेडुला पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या जाएगा 8 मेडुला इंटू 3, थर्ड स्टेप में जाएगा 2 ADR, फोर्थ स्टेज में जाएगा 4 थायराइड, फिफ्थ स्टेज में जाएगा 6 ADR एंड 6 लास्ट में जाएगा 12 गेसाई। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं, 15 मेडुला, 8 मेडुला इंटू 3, देन 2 ADR, देन 4 थायराइड, देन 6 ADR एंड लास्ट में जाएगा 12 गेसाई। ओके, मैं और भी जाता हूं, जैसे हेडेक आ रही है डे टाइम में, ठीक है, अगर डे टाइम में आ रही है, अगर दिन में आ रही है हेडेक, तो उसमें क्या दाना है, अगर दिन में हेडेक आ रही है तो वो हो जाएगा, पहला स्टेप में जाएगा 15 मेडुला, दूसरे स्टेप में जाएगा 8 मेडुला इंटू 3, तीसरे स्टेप में जाएगा 2 ADR एंड चौथा स्टेप में जाएगा 12 गेसाई। ठीक है, अगर हेडेक हो रही है राइट साइड एरिया में, अगर राइट साइड में हेडेक हो रही है, ठीक है, अगर राइट साइड में हेडेक हो रही है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल जाएगा, 15 मेडुला, 8 मेडुला इंटू 3, ओल्ड UDF एंड 12 गेसाई। तो हम इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कॉमन जा रहा है और चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ठीक है,
इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 15 मेडुला कॉमन आ रहा है, 8 मेडुला कॉमन आ रहा है एंड 12 गैसाई कॉमन आ रहा है। बट चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, चेंजेस बीच बीच में छोटे छोटे चेंजेस आ रही है जिससे रिलेटेड वो हमारी दिक्कत है। ओके, मैं अब लास्ट बताता हूँ लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में आ रही है, मैंने तो राइट साइड में बता दिया, राइट साइड में अगर आ रही है तो मैं फिर से बता देता हूँ। राइट साइड में अगर आ रही है तो 15 मेडुला, 8 मेडुला, सॉरी 15 मेडुला फर्स्ट प्रोटोकॉल, देन सेकेंड स्टेप 8 medulla into 3, third step old UDF and fourth 12 gauge। ओके, अगर लेफ्ट साइड यही चीज अगर लेफ्ट साइड हो रही है तो लेफ्ट साइड क्या है, हमारा एसिड है ना। तो अगर लेफ्ट साइड हो रही है सेम प्रोटोकॉल, बस यूडीएफ की जगह एसिड ट्रीटमेंट। क्या होगा इसमें, 15 मेडुला, सेकेंड स्टेप होगा 8 मेडुला into 3, थर्ड स्टेप होगा एसिड ट्रीटमेंट एंड फोर्थ 12 gauge। तो हमने क्या जाना, हमने इसमें जाना कि अगर नर्व से रिलेटेड कोई भी इरिटेशन आ रही है जिसके चलते आ रही हेडेक, तो इसका जो कॉमन प्रोटोकॉल आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉमन 15 मेडुला, 8 मेडुला एंड गैसाई। अगर इसे फॉलो करके अगर हम उस चीजों पर काम करें जो सिम्टम आ रहे हैं उसका निवारण करें तो हमारा हेडेक में बहुत अच्छा राहत मिलेगा। और ये हमें कहाँ सीखे हैं, ये हम सीखे हैं हमारे अरविंद सर से। उन्हीं के क्लास से मैंने ये लिखा है, मैंने ये किया है और मैं यहाँ पे अप्लाई भी करता हूँ और इसका इंस्टेंट रिजल्ट है। जो हमारे अरविंद सर का जो ट्रीटमेंट जो फॉर्मूला है, हाँ बेसिस में, केस बेसिस में बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है पंडित जी, अब आप कंटिन्यू करें। आप म्यूट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। अत्यंत हर्ष और आभार के साथ आज के जो हमारे चेयरपर्सन हैं उनको हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं और इसके ऊपर और क्या प्रकाश दे सकते हैं और इसको कैसे और बता सकते हैं, कृपया प्रकट हो जहाँ पे भी हो। और ये जो सौरभ जी की जो आज का व्याख्यान रहा वो कैसा आपको लगा, इसके ऊपर भी आप प्रकाश डालिए। आवाज आ रही पंडित जी? जी 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 यार। राकेश जी और सौरभ सर ने भी बहुत अच्छा इस तरह से हरदम इसके पहले भी सेशन में उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। इसमें भी हर तरह से सिर दर्द और माइग्रेन की हर संभावित कारण और उसका ट्रीटमेंट इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको इंटरप्रिटेशन किया है उसका। इन्होंने एक सिंपल वे में जिस तरह से जो है सभी समस्याओं को, उसके बाद फिर आज तो मैंने नोट, इसके पहले मैं कभी नोट्स नहीं बना पाता था। आज इनके लेक्चर में जो इन्होंने ट्रीटमेंट बताया और इन्होंने ये दोबारा उसको पूछ करके भी जो है कि आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए, उसके बाद दोबारा भी बताए, तो इससे तो मैं पहली बार संतुष्ट हुआ हूँ। मतलब मैं पहली बार पूरा नोट्स भले ही मतलब मैं ही पढ़ पाऊँ, लेकिन पहली बार मैं नोट्स बना पाया हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक एक पॉइंट नोट करके जो है। दूसरी बात है कि इन्होंने देखिए सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से अगर हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें, जैसा इन्होंने बताया कि हम एक अपने निश्चित टाइम पर उठें, एक निश्चित टाइम पर सोएं। अब वो फ्लक्चुएट हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा ड्यू टू एनी रीजन, बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो जाए कि हम रात में 1 बजे 2 बजे तक जगे, उसके बाद फिर सुबह 7-8 बजे तक सो के उठे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या प्रभावित होगी, डाइजेशन प्रभावित होगा, तो सिर दर्द आना स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात है कि एक पानी का वाटर इनटेक का जो अनुपात होना चाहिए हमारे, आप ये समझिए कि हर 20 kg पर 1 लीटर पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। हर 20 किलोग्राम वेट पर हमें 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा वेट जिस तरह से रहे उसको उसी अनुपात में आप करके दिन भर पानी लीजिए, तो बहुत सारी समस्या, जो डिहाइड्रेशन की समस्या है उस अपने आप ही दूर हो जाएगी। दूसरी बात,
कि सुबह उठे, कहा जाता है कि हमारे पहले भी ऋषि मुनि कहे गए हैं और हमारे घरों में गांव में भी कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता हमारा राजा की तरह होना चाहिए, एज ए किंग, और दोपहर का भोजन एज ए गृहस्थ हमारा होना चाहिए। रात का जो हमारा लंच होता है वो एक साधु की तरह, संत की तरह होना चाहिए। इससे हम खुद ही बहुत सारी समस्याओं से हमारा शरीर मतलब स्वस्थ रहेगा अगर हम इस तरह के रूल को अपनाते हैं। यहाँ राजा का कहने का मतलब है कि जितने भी हो सके मतलब पौष्टिक चीजें, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में, हम अपने सुबह के नाश्ते में सुबह उठें, उसके बाद फिर जो भी गर्म पानी है, बहुत अच्छा माना जाता है कि गुनगुना पानी हम पी करके फ्रेश होने जाए तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा कि हल्की एक्सरसाइज सुबह और शाम, मतलब पसीना बहाना, ये तो बहुत ही हल्की बीमारी, ये तो इस पर चर्चा हो रही, जो कि मतलब लगभग हमें लगता है कि हर दूसरे तीसरे इंसान को हाइपरटेंशन, सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या ये चलती रहती है। कहा जाता है कि बहुत ही मतलब कॉमन बीमारी है। इससे तो निजात तो हम लोग मिल ही जाएगा, और भी बहुत सारी बड़ी बीमारियों के जो रास्ते होते वो बंद हो जाएंगे अपने आप, अगर हम स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं तो। एक अपना टाइम टेबल बना करके चले, हालांकि होता है, मुश्किल होता है कि हम कहीं गए हैं, लेकिन सुबह शाम हर जगह होती है, रात हर जगह होती है, तो हम उसी हिसाब से अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके चले, और जो खाने का रूल बताया गया है हम उसको अगर फॉलो करें, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरा भोजन हमारा नाश्ता रहे, और तली भुनी चीज़ें जितना भी अवॉइड कर सके हम, अगर अवॉइड करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा माइग्रेन, सिर दर्द, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें शरीर में सब कॉमन प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम रहती हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हर पक्ष पर सौरभ जी ने जितना भी विश्लेषण हो सकता है, जितने भी सेगमेंट से इसका एनालिसिस हो सकता है, तो सारी बातों पर उन्होंने चर्चा किया। और अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर कि ये मतलब हमें ट्रीटमेंट लेने और देने की नौबत ही कम ही आएगी। और अगर नौबत आ भी गई तो हमारा न्यूरोथेरेपिस्ट जिंदाबाद, न्यूरोथेरेपी जिंदाबाद। सिंपल एंड सबसे बेहतरीन जो प्राकृतिक इलाज है वो चीज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और हमें आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और आगे भी यदि हो सकेगा तो हम भी आप लोगों की तरह, सौरभ सर की तरह, रेखा मैम की तरह, हम भी किसी टॉपिक पर अपना लेक्चर तैयार करेंगे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाकी तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी पंडित जी हमारे न्यूरो रत्न और हम लोगों के गुरु जी तो है ही हैं, कि ऐसी प्रतिभा और ऐसा दिमाग बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए, ये भी भगवान का दिया ही एक अवसर होता है। इसको हम पूरी तरह से सकारात्मक ढंग से जितना अपने न्यूरोथेरेपी के ज्ञान को बढ़ा सकें और उसको अप्लाइड कर सकें, वो हमारे करियर के लिए, हमारे मार्ग के लिए, हमारे उद्देश्य के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद सौरभ सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डिप्लोमा विशेष चौपाल महारिविजन सत्र में आप अपना बहुमूल्य समय, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम हृदय से आभारी हैं। हम आप लोगों के आभारी हैं। सत्र के प्रथम सबसे पहले हम जो हमारे चेयरपर्सन थे उनकी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आदरणीय हनुमत पांडे जी का बहुत बहुत आभार। हाइपरटेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अत्यंत सरल और प्रभावी मार्गदर्शन के लिए आदरणीय रेखा पीयूष शाह जी का हार्दिक आभार। वियतनाम की धरती से, मतलब 7 समुद्र पार बोला जाता है जिसको, वियतनाम की धरती से जुड़कर सिर दर्द, मतलब वियतनाम की धरती पे से भी हमारे सिर दर्द की चिंता करने वाले, सिर दर्द का अपना अद्भुत ज्ञान साझा करना तथा आगामी जो हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है आश्रम में 14 से लेकर 23 तारीख तक, उसमें सम्मिलित होकर के अपना परिश्रम
और श्रम करना, साथ में हमारे सौगात देने के लिए आदरणीय सौरभ चौरसिया जी का अत्यंत धन्यवाद तथा इस सत्र को सफल बनाने वाले हमारे सभी समर्पित न्यूरोथेरेपी साथियों का भी हृदय से आभार। वेद पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सही ज्ञान और सही दर्द से दर्द को हरेंगे के संकल्प के साथ आइए यूं ही आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करते रहें। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। लेकिन सत्र आपको क्या लगता है विराम हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो सत्र शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ अपेक्षाएं करके बैठा हूं। उस अपेक्षाओं को करने से पहले जिन्होंने कल का सत्र पे क्या किया था, उन्होंने कल के सत्र पे टिप्पणी की थी, यानी कि क्या किया था, उन्होंने कमेंट किया था। तो उस कमेंट में 3 मैं नाम बताऊंगा जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिले हैं, मतलब इतने ज्यादा लाइक मिले हैं कि क्या ही कहा जाए। पहला नाम आता है वीरेंद्र जी, जो कि हमारे कहां से हैं, आगरा से हैं। मंजू जी, जो कि कहां से है, सहारनपुर से हैं। सौरभ जी, जो कि वियतनाम से है और रांची में ऐसे रहने वाले हैं। और तनेजा जी, उनका भी। और विनीता जायसवाल जी और हिना चड्ढा जी को सबसे ज्यादा कल उन्होंने जो सत्र में सीखा उस भाव के साथ, बिना किसी बढ़ाव चढ़ाव के उन्होंने किया। साथ में प्रवीण बॉबी जी, इनका भी बहुत अच्छा कमेंट रहा और इन्होंने भी बहुत अच्छा, इनको सराहनीय मिली। तो ये जो नाम आए हैं ना, ये लिस्ट है ना, टॉप लिस्ट है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा हार्ट लाइक और पसंद किए गए, ऐसे लिस्ट है। ऐसे तो बहुत सारे हमारे साथीगण ने अपना फीडबैक दिया था और बहुत ही सराहनीय रहा। साथ में और भी कुछ अनाउंसमेंट रहेगा, उसको बाद में चलते हैं। अब कल के लिए हमारा एक गुरु भेंट क्या होना चाहिए, जो हमारे डिकोड मास्टर है उनको भेंट स्वरूप में हमको क्या देना है। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉलो करवाता हूँ स्क्रीन, आप मुझे फॉलो करिए 1 मिनट। हाँ हाँ, तो सबसे पहले जैसा मैं कर रहा हूँ ना वैसे करना है। आपको जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद ये वाला वीडियो अपलोडेड है, अब भी पहुंच जाइए। देखिए सबसे पहले साइड में मोदी जी जरूर आ रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है मालूम है, इसको जब लाइक करेंगे ना, ऐसा लाइक करते ही, सॉरी स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना? ऐसा जब लाइक करेंगे, मैं नहीं लाइक कर सकता क्योंकि ये मेरा ही यह चैनल है। तो ये हाइप का बट यहाँ पे साइड में ना कमेंट की इधर है ना, एक हाइप का ऑप्शन आएगा। मैं इससे दिखा पा रहा हूँ क्या? नहीं दिख पंडित रहा जी है। कौन से ग्रुप में दिखा रहे हैं ये? जी पंडित जी, दिख आप, रहे हैं, हाइप का ऑप्शन दिख रहे हैं, आस्क के बगल में हाइप का ऑप्शन है। हाँ हाइप करना है। अगर हाँ इसको फोन से जुड़ते हैं ना, तो मैं फोन से करके दे रहा हूँ। सबसे पहले इस स्क्रीन को देखते रहिए और मैं फोन से ही चीजें करके दिखाता हूँ। 1 मिनट। यहाँ सेव के पहले जो हाइप का ऑप्शन है वो, उसके बारे में पंडित जी बोल रहे नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूँ इसको। मैं ना अभी अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ। अभी हैं। सबसे पहले तो सत्र में आज के जुड़ना पड़ेगा ना। हम्म। जुड़ गया। हाँ, अभी मैं यही चीज है ना, यही प्रक्रिया फोन से करके दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये करने से ना ये वीडियो ना ट्रेंडिंग में भी जाएगा और कैसे करना है मैं सिखा भी दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको कैंसिल मार देना, जी। स्टॉप प्रेजेंटेशन, सॉरी। हाँ, अभी देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन दिख रही है अभी। जी पंडित जी, छोले भटूरे के साथ। हम्म
अभी ये स्क्रीन दिख रही है, ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइक किया। कौन सा वीडियो है? जो कल वाला वीडियो है, न्यूरोथेरेपी पाठशाला। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, न्यूरोथेरेपी पाठशाला लिखिए, आ जाएगा। या तो सारे ग्रुपों में लिंक हमने डाल दिया, किसी भी ग्रुप से ले सकते हैं। अब एक लाइक किया ना, तुरंत यहाँ पर हाइप का बटन आया, तो मैंने क्या किया, हाइप कर दिया। ठीक है, तो ये हाइप करना है। और उसके बाद अगर आपको चाहिए ना, तो फिर बैक आकर के कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे वेद पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये कमेंट कर दिया। अब इसको भी हम लाइक कर सकते हैं, दूसरे के मैसेजेस को भी लाइक करते हैं। तो ये चीज अभी कभी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अभी इस पे कितने लाइक्स है? 17 लाइक्स है। अभी देखते हैं कितना बढ़ रहा है। 2 सेकंड समय निकालिए आप लोग, सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए। पंडित जी कौन से ग्रुप में है ये वीडियो? किसी भी ग्रुप में जाइए, रेवोल्यूशन में जाइए, सारथी में जाइए, हमने शाम को ही वीडियो डाला था। पंडित जी हाइप कर दिए, 75,000 पहुंच गया। तो ये हाइप है ना, और भी बढ़ाना है इसको, 1 लाख से ऊपर लेके जाना है। 1 लाख तो कोई कर देगा तभी आ जाएगा। अभी अभी जो 2-4 लोग ही कर देंगे तो हाइप है ना 1 लाख से। 23 लाइक हुए अभी। लाइक को भी बढ़ाइए और इसको भी करिए। उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरी चीजें बताता हूँ आपको। सारे वीडियो कहाँ से मिलेंगे? सारे वीडियो प्राप्त करने हैं ना, तो यहाँ पे ना ये जो गुरुजी का चेहरा बना हुआ था उस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद है ना, ये वीडियोस में गए। तो वीडियोस में जाने के बाद है ना, ये सारे वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी ये सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो एक और है, सर दर्द के ऊपर एक क्लास और है, जिसपे देखिए 3600 व्यू हैं। ये भी इन्हीं के हैं, मतलब अरविंद पाटीदार जी के हैं, जिसके रेफरेंस से आज इन्होंने बताया है। देखिए, कहाँ पर जाने पर वीडियो सब आ जा रहे हैं पंडित जी? बता रहा हूँ। तो सर इसको भी सर सुनिए ना, आप ये जो वीडियो है ना, इसका लिंक है ना अपने ग्रुप में डाल दो, तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो वो आपको लिंक पे नहीं डायरेक्ट वो समझ में चले आ रहा? जाएंगे। सुनिए, आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप यूट्यूब पे डालिए। देखिए यूट्यूब पे मैं सीधा चला जाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ये देखिए, बैक कर दिया और हमने यहाँ पे डाला न्यूरोथेरेपी पाठशाला। चाहे अच्छा। हिंदी में डालिए चाहे इंग्लिश में डालिए। अब न्यूरोथेरेपी पाठशाला डालते ही सबसे पहले वो वीडियो दिखेगा। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखेगा। और ये न्यूरोथेरेपी पाठशाला के अंदर जब जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? ऐसे ही प्रतिदिन अगर आप सर्च करोगे ना, तो जो अभी हमने इसके ऊपर एक बाकायदे टेक्निकल टीम रख दी है, तो जो भी लेक्चर हो रहा है ना, प्रतिदिन ही शाम तक है ना अपलोडेड हो जा रहे हैं। कोई भी डिले नहीं हो रहा है, कोई भी लेक्चर का डिले नहीं हो रहा है। जो लेक्चर हो रहे हैं वो अपलोडेड हो रहा है। जो इसका है ना प्लेलिस्ट है ना, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए 2 प्लेलिस्ट दिख रहा है, लेकिन आप लोग जब चेकआउट करेंगे ना, तो आपको और भी लिस्ट दिखेगा जो पाठशाला से जुड़े हुए हैं। या तो हमने पाठशाला में जो प्लेलिस्ट का लिंक डाला है ना, उसको आप ही एक्सेस कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं खोल पाएगा उसको। उससे आप वो सारे वीडियो देख पाओगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। तो पाठशाला में हमने कई बार प्लेलिस्ट डाले हैं, वो ही प्लेलिस्ट से आप इसको पूरा एक्सेस कर सकते हो, सारे वीडियो। और उसको कैटेगरी हमने बनाई है, वो कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर गुरुवार वाले जितने भी सत्र हुए अभी तक, उस पे जाना है प्लेलिस्ट पे, तो गुरुवार के अभी तक जितने सत्र हुए ये भी पूरा का पूरा प्लेलिस्ट के अंदर है। वीडियो में गए, वीडियो में अगर पॉपुलर पे भी जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा अभी देखा जाए तो 3-4 ही वीडियो सबसे ज्यादा है। एक सरदर्द वाला, नी पेन डिकोड का 5वां क्लास, उसके बाद आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी का है, उसके बाद मेरा है, और वेद का सेशन है, फिर से नी डिकोड ही है। तो ऐसे कुछ सत्र है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और लेटेस्ट में देखेंगे तो अभी का ये लेटेस्ट आपका हिल डिकोड का हमने डाला है। ये 2 लेक्चर है ना एक्सक्लूसिव हुए थे। माता जी थी जिन्होंने एक्सक्लूसिव, चंपा जी ने लिया था, उसका भी वीडियो अपलोडेड नहीं था, उसको भी कराया गया। धीरे धीरे आपको पुराने भी वीडियो मिलेंगे। देखिए, हमने पूरा सुंदर तरीके से इसको हमने आप लोगों के लिए अभी बना दिया है। तो कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो तुरंत का तुरंत आप अगले दिन चेकआउट कर सकते हैं। जो भी लेक्चर हुआ आपको लाइव मिलेगा पाठशाला का। और हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा अच्छा खासा हमने टेक्निकल टीम इसके ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखिए, अभी इसका लिस्ट देखते हैं एक बार। इस पे अभी 1,20,000 का हाइप, और आप लोग हाइप करिए। और ये देखिए, जो ये वाला वीडियो है ना, अगर इसको और हाइप किया जाए ना, तो 1 करोड़ लाखों करोड़ों में भी जा सकता है। कौन सा वीडियो मैं बोल रहा था? जो सर दर्द वाला वीडियो है ना, ये वाला सर दर्द वाला, इस पे देखिए, इस पे कितना हाइप है।
सॉरी, इस पे हाइप का ऑप्शन अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, देखते हैं एक बार है ना, वहां से अगर हाइप का ऑप्शन खत्म हो गया ना, तो यहाँ से इस पे देखिए 1,01,000 हाइप था, तो इसके लिए 3600 व्यू पे गया। मतलब हमने 1,01,40 इस पे लाइक भी आए हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइक का ना हाइप का ये पॉइंट दिखा रहा है 1.1 लाख। इसका हाइप होने के कारण ये वीडियो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में गया, और इसने हैशटैग उठाया है क्रॉनिक पेन का, और सौभाग्य से मेरे नाम से ही इसने ये वायरल हुआ है। हैशटैग पंडित जी के नाम से ही, मेरे नाम से ही वायरल हुआ है। और मतलब मेरे ही कीवर्ड को लोगों ने सर्च किया है, इसके लिए वीडियो क्या हुआ, ये हुआ है। और हेडेक रिलीफ के कारण हुआ है। दो शब्दों से ना हाइप हुआ है। तो सोचिए, इतनी प्रतिभा है मेरे नाम में, खाली उसके नाम से वायरल हो जा रहा वीडियो। हाँ, तो ये चीजें आप लोग अभी समझिए। अभी देखते हैं इस पे कितना हाइप आप लोगों ने दिया है। वेद पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। बहुत सारे लोगों ने 1,35,000 गया। इसको और भी आप लोग हाइप कर सकते हैं, जितना भी आप हाइप देना चाहे। जैसे कि मैं इसको दोबारा हाइप दिया हूँ, तो आप इसको एक ही बार में 2 बार भी हाइप दे सकते हो। 3 बार से ज्यादा हाइप नहीं कर सकते। किसी भी वीडियो को हफ्ते में आप 3 बार ही हाइप दे सकते हो। ठीक है, अभी जिनको भी कमेंट लिखना है, जैसे अभी इतने सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट लिखा है, आप कोई भी अपने शुभेच्छा से कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, साथ में आप दूसरे के भी जो लाइक्स हैं उसको भी आप वो करें। ठीक है, अभी एक तरह समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ टेक्निकल चीजें इसलिए क्लियर करने की जरूरत थी, क्योंकि है ना, इन्हीं टेक्निकल चीजों का कारण है ना आप थोड़े से वो रह जा रहे हैं। हम अपडेटेड हैं। अभी पहले हम मानते हैं हमारे से गलती हुई। हम जिस दिन लेक्चर होता था अगले दिन हम सामर्थ्य नहीं रहता था कि ये सारी चीजें हो पाए। लेकिन अभी पूरी की पूरी इसके ऊपर टेक्निकल टीम, मतलब एक्सपर्ट टीम को हमने हायर किया है। और तो पूरी तरह से थंबनेल से लेकर के सारी चीजें बनाना, और जो आपके पोस्ट आ रहा है ना अभी, जैसे आज का जो पोस्ट आया उसका भी वो पूरे डिजाइन करना, वो सबके लिए हमने रखा हुआ है। तो अभी धीरे धीरे हम और अपग्रेड हो रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमने बीच में भी आग्रह किया था, अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई प्रतिभा है और आप भी इस सेवा में आप आगे आना चाहते हैं, तो आप मुझे भी पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा कौशल है, कुछ नई चीजें, कुछ नया क्रिएटिविटी करने का, या तो पोस्टर में ही कुछ आइडिया नया डेवलप करने का, कुछ भी नए विचार आपके मन में आते हैं, तो हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, और पंडित जी 20 लाख हो गया है। 20 लाख कहाँ से होगा? 2 लाख हो गया होगा। 2 लाख हो गया। भैया ऐसा सदमा। अच्छा ठीक है, जब भी आप है ना शेयर करते हैं ना किसी को वीडियो, तो आप है ना यूट्यूब में मतलब जो मैसेज ग्रुप में है ना, उस वीडियो को मत शेयर किया करिए। तो उससे है ना वो शेयरिंग में नहीं जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए, हाँ, और वहां पे यूट्यूब वीडियो पे उस पे शेयर का ऑप्शन आएगा। अगर वहां से शेयर करेंगे ना, तो वीडियो शेयरिंग में भी जाता है और वो काफी ज्यादा मतलब बढ़ता है। तो कुल मिला जुला कर देखो, इस पे ध्येय क्या है, जितने ज्यादातर नए पब्लिक के पास ये वीडियो पहुंचेगा, उतना ज्यादा रुझान बढ़ेगा इस पे। और आपको मालूम है कि